द साइंटिया क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस साइंस एमसीक्यू सेट नंबर 8 को आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले एक कोट मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। हार तो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। डिफीट इज अ लेसन दैट विल गिव यू अ चांस टू बिकम बेटर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल आप सभी के लिए है, ऑर्निथोफिलस फूलों में परागन का अभिकर्मक होता है। ए हवा, बी पक्षियां, सी जानवर, डी चमगादड़। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो ऑर्निथोफिलस कहलाएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि पक्षियों से अगर पॉलिनेशन होता है, परागन होता है, तब उसको हम लोग ऑर्निथोफिलस बोलते हैं। ऑर्निथोफिली वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पक्षी फूल वाले पौधों को परागित करते हैं। पराग को परागकोश से फूल के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित करते हैं, यानी कि पोलन ग्रेन को पोलन सेक से निकालकर कहाँ पहुंचाते हैं, तो स्टिग्मा तक पहुंचाते हैं। इसे पक्षी परागन या बर्ड पॉलिनेशन के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। ए एस्ट्रोमीटर, बी क्रेस्कोग्राफ, सी एक्टिनोमीटर या डी बैरोमीटर। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, तो एक्टिनोमीटर। सी बिल्कुल सही जवाब है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को एक्टिनोमीटर कहते हैं। पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र क्रेस्कोग्राफ कहलाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो बैरोमीटर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है। पूछ रहा है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है जो नेचुरली पाए जाते हैं। तो ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो सही जवाब हो जाएगा बी बिल्कुल सही जवाब है। 3 इसके समस्थानिक होते हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं जरा देख लेते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइट्रियम। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि देखो जो पहला जो हाइड्रोजन का समस्थानिक है प्रोटियम, इसके अंदर एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। दूसरा जो ड्यूटेरियम है इसका आइसोटोप, उसमें एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तीसरा जो इसका आइसोटॉप है ट्रिटियम, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। इसीलिए आप देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है 1-1, यानी कि उसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और उसका मास नंबर भी 1 है। और यहाँ पे देखिए लिखा है 1 और 2 हाइड्रोजन के पास, तो इसका मतलब ये है कि इसका एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर कितना है, 2 है। और ये देखिए इसमें लिखा हुआ है 1 और 3, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर 3 है। आइसोटॉप्स किसको बोलते हैं कि जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर अलग अलग होता है, तो उसको हम लोग आइसोटॉप बोलते हैं। ये बात आपको मालूम होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है। सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं वो किस प्रक्रिया के द्वारा हमारे पृथ्वी पर पहुंचती है। विकिरण, ऑप्शन ए चालन, संवहन, विशरण। तो सबसे सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, विकिरण के द्वारा जो है सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पहुंचती है। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर विकिरण प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है। विकिरण प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि विकिरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप तो देख रहे हैं ना कि निर्वात में, अंतरिक्ष से निर्वात में जो है वो सूर्य की किरणें चलती है और पृथ्वी तक पहुंचती है। आगे बात अगर करें कि जहां सौर ऊर्जा की तरंगे अंतरिक्ष के निर्वात में प्रकाश की गति से यात्रा करती है और सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी तय करने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेती है। इतना टाइम ये लगता है। कभी एग्जाम में ये बात पूछा भी है और आने वाले एग्जाम में भी पूछ सकता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस उपकरण में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। सही ऑप्शन इसका है बैटरी, विद्युत जनरेटर, दृष्टकारी या विद्युत मोटर। तो डी बिल्कुल सही जवाब है, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो है उसमें विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत मोटर की अगर हम लोग बात करें तो यह उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है तथा विभिन्न उपकरणों और मशीनों को शक्ति प्रदान करता है। जैसे उदाहरण के लिए पंखा हो गया, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम देखते हैं उसमें मोटर लगा होता है, बेसिकली वो विद्युत मोटर है और वो क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
तारों का रंग निर्भर करता है किसके ऊपर? तारे जो है उसका रंग निर्भर किस पे करता है? तो ऑप्शन आपके पास है उनके तापमान पर, उनके दाब पर, उनकी आयु पर, सौरमंडल से उनकी दूरी पर। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही जवाब है, उनके तापमान पर। तारे का जो रंग निर्भर करता है वो किस पे? तो उसके तापमान पे ही निर्भर करता है। अगर हम लोग बात करें कि तारों का रंग उनके तापमान पर निर्भर करता है, तारे गर्म ज्वलनशील गैसों से बने होते हैं और ये अपने आप प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। सबसे गर्म तारे नीले या नीले सफेद रंग के होते हैं। सबसे ठंडे तारे लाल रंग के होते हैं। तारे का रंग उसके सतही तापमान का सीधा माप देता है। ये देखिए तारे का जो है अलग अलग रंग आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि पीचर प्लांट, जिसको घटपर्णी भी बोलते हैं, पीचर प्लांट के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट के रूप में रूपांतरित हो जाता है? पीचर प्लांट, तो स्तंभ ऑप्शन ए, बी कह रहा है पत्ता, सी कह रहा है अनुपर्ण और डी कह रहा है पर्णवृत्त। तो सही जवाब क्या है? कि बी बिल्कुल सही जवाब है। पीचर प्लांट का लीफ जो है वो मॉडिफाई होकर क्या बनाता है? तो पीचर बनाता है, जिसकी वजह से ये पीचर प्लांट क्या करता है कि इंसेक्ट को ट्रैप कर देता है, खा जाता है, इसीलिए इसको इंसेक्टिवोरस प्लांट भी बोलते हैं। पीचर प्लांट इसे घटपर्णी कहते हैं। यह कीटभक्षी पौधा है, जिसको इंसेक्टिवोरस प्लांट या कीटभक्षी पौधा कहते हैं। इसे नेपेंथस भी कहते हैं, उस नाम से भी जाना जाता है। यह मांसाहारी पौधों की एक प्रजाति है। यह कीटों में उपस्थित नाइट्रोजन का उपयोग करता है। ये कीट को क्यों खाता है? आप यहाँ देखिए इस पिक में, ये देखिए ऊपर ये पत्ता जो है मॉडिफाई होके यहाँ पे देखिए क्या घट बना दिया है, यानी कि ढक्कन इसका बना दिया, और ये जो है लीड जो है ये लग जाता है। जैसे कोई इंसेक्ट यहाँ पे जाके बैठेगा तो ये लीड बंद हो जाता है। और ऐसा ये प्लांट इसलिए करता है ताकि इसको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ही ऐसा करता है, और इसीलिए इसको हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट या कीटभक्षी पौधा भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 ये क्या कहता है? आहार में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? अगर खाने में आहार में आयरन की कमी हो जाए तो उससे कौन सी बीमारी होगी? ए सूखा रोग, स्कर्वी, गंडमाला जिसको हम लोग ग्वाइटर बोलते हैं, और रक्त अल्पता जिसको एनीमिया बोलते हैं। तो सही जवाब इसका हो जाएगा डी बिल्कुल सही जवाब है। अगर आयरन की कमी हो गई तो रक्त अल्पता हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगी, यानी खून का कमी हो जाएगा उसके शरीर में, उस इंसान के शरीर में। अगर हम लोग बात करें कि आयरन की कमी को एनीमिया के रूप में भी जाना जाता है। मुख्य रूप से ये ऐसी स्थिति है जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन की पर्याप्त मात्रा की कमी होती है। हीमोग्लोबिन जो है वो लाल रंग यानी कि आरबीसी, लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी में पाए जाने वाला आयरन युक्त प्रोटीन है, यानी कि हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो आयरन की आवश्यकता पड़ती है। अगर आयरन की कमी हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन भी कम बनेगा, हीमोग्लोबिन कम बनेगा तो आरबीसी का नंबर कम हो जाएगा, और जैसे ही आरबीसी का नंबर बॉडी में कम होगा, ब्लड में कम होगा, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे रक्त अल्पता या एनीमिया बोलेंगे। यह रक्त को लाल रंग भी देता है। हीमोग्लोबिन की वजह से आपको मालूम है कि ब्लड का कलर कैसा होता है? लाल होता है। अगर बात करें कि जो एनीमिया हो जाए किसी को तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे? तो थकान होगा, त्वचा का पीलापन हो जाएगा, सांस लेने में तकलीफ, चक्कर आना, तेज दिल धड़कना, ये सब उसमें शामिल है। ये सब कुछ जो है उसका जो है लक्षण देखने को मिलेगा जिस इंसान के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है? पूछ रहा है इनमें से किसकी विद्युत चालकता सर्वाधिक है? हीरा, चांदी, ग्रेफाइट, लकड़ी। सही जवाब क्या है? बी बिल्कुल सही जवाब है। चांदी की जो विद्युत चालकता है वो बहुत ज्यादा है इन सब में। अगर हम लोग थोड़ी सी बात इसमें करें कि किसी पदार्थ की विद्युत धारा को संचालित करने की क्षमता को विद्युत चालकता कहते हैं। अगर कोई भी पदार्थ विद्युत धारा को संचालित करने में सक्षम है तभी बोलेंगे कि उसकी क्षमता क्या है, यानी कि विद्युत चालकता उसकी क्या है। जो क्षमता होती है मतलब कोई भी एलिमेंट जो है अगर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है तभी हम लोग बोल सकते हैं उसको कि वो क्या है? विद्युत का चालक है, यानी कि सुचालक है, यानी कि चालकता उसका हम लोग बोल सकते हैं। इसे विशिष्ट चालकता भी कहा जाता है। विद्युत चालकता के आधार पर पदार्थों को सुचालक, अर्धचालक, कुचालक, अतिचालक आदि वर्गों में बांटा जाता है। सभी धातुओं में चांदी की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है, उसके बाद तांबा है, उसके बाद सोना है। हमारा जो मोबाइल है इस मोबाइल में भी चांदी का प्रयोग किया गया है। इसको वायरिंग करने के लिए इसके इंटरनल पार्ट को, और कॉपर का भी प्रयोग किया जाता है, और आपको मालूम है गोल्ड का भी प्रयोग किया जाता है।
या तार आप देखें, कहीं भी तार आप देखेंगे तो वो कॉपर का या एल्युमिनियम का आपको तार मिलेगा। गोल्ड का और चांदी का तो मिलना मुश्किल है क्योंकि काफी कॉस्टली होने की वजह से इसका तार आपको कहीं पे देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन मोबाइल वगैरह में या कुछ जो महंगे उपकरण है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? ऐसे पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगेंगे उसको क्या बोला जाता है? जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट, सेल्यूलेंट। तो सही जवाब क्या है? सी बिल्कुल सही जवाब है, उसको हेलोफाइट्स बोलते हैं। ऐसे पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगेंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो हेलोफाइट्स कहते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। ऐसे पौधे जो सीमित पानी में लवणता की अधिकता वाली जगहों में उगते हैं लवणोद्भिद यानी कि हेलोफाइट्स कहलाते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधों को जीरोफाइट्स कहते हैं। ऐसे पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं यानी कि स्कार्सिटी ऑफ वाटर में उगेंगे तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स कहते हैं। उसके बाद अगर बात करें कि जल में तैरने वाले पौधों को क्या बोलते हैं? तो जलोदभिद या हाइड्रोफाइट्स बोला जाता है। सकुलेंट बोलते हैं गुद्देदार पौधे को, यानी कि जो पौधा मांसलदार हो, गुदगुदा हो। ऐसे पौधे होते हैं जिनमें कोई भाग साधारण से अधिक मोटा या मांस वाला हो। यह अक्सर शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्रों में पानी रखने के लिए देखा जाता है, जैसे कि कैक्टस। कैक्टस को आप देखेंगे तो वो आपको कैसा दिखेगा? तो गुदगुदा दिखेगा, गुद्देदार दिखेगा। तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि सकुलेंट बोला जा सकता है उसको। तो ये बात को ध्यान रखना है। चलिए थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।